अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से हम अपनी IT 601P की लैब्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। इन टोटल हम 16 लैब्स हैं जिनको कवर करेंगे। हम वन बाय वन देखेंगे कि हर लैब के अंदर क्या पढ़ाया गया है, देन उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब जितने भी बच्चे ये लैब का लेक्चर अभी जो ले रहे हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करें कि अगर आपने अपना बुकिश मटेरियल ओपन किया है, आपने कोई PDF ओपन की है, स्लाइड ओपन की है, उसको बंद कर दें। एज ऑफ राइट नाउ आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर पे मेरे साथ विजुअल बॉक्स ओपन करें। विजुअल बॉक्स के ऊपर आपके पास उबंटू प्रेफर करते हैं, अगर कि उबंटू है तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज कोई भी लिनक्स का इन्वायरमेंट अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है, डेट्स फाइन। जैसे जैसे परफॉर्म करूंगा मैं टास्क, आपने भी वैसे वैसे टास्क परफॉर्म करने हैं। हम फर्स्ट देखेंगे कि थियोरेटिकली वो चीज़ क्या है, देन हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू अपनी फर्स्ट लैब स्टार्ट करते हैं। लैब 1 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि लिनक्स रूट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करते हैं कि डायरेक्टरी क्या होती है। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टरी की बात करते हैं ना, इसका सिंपल मतलब ये है कि आप फोल्डर्स की बात कर रहे हैं। सो लेट से अगर मैं अपने डेस्कटॉप फोल्डर पे जाता हूँ, तो राइट नाउ मैं अपनी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर हूँ। डेस्कटॉप फोल्डर या डेस्कटॉप डायरेक्टरी, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अब लेट से कि मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। अब नया फोल्डर बना रहा हूँ, इसका मतलब वेरी सिमिलर, मैं यहाँ पे नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं नया फोल्डर बना रहा हूँ तो इसका मतलब सिंपली यही है कि मैं यहाँ पे नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया व्यू। अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं जा सकता हूँ, इस डायरेक्टरी से मैं बाहर आ सकता हूँ। इसके अंदर मैं फाइल्स को क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। ये सारे वो एक्शंस हैं जो हमने लिनक्स के अंदर थ्रू टर्मिनल अभी परफॉर्म करने हैं। विंडोज़ के अंदर क्या होता है कि आपको मोस्टली सारी चीज़ें ग्राफिकली मिल जाती हैं। ठीक है, आपको आपके पास हर चीज़ का GUI अवेलेबल है। आप न्यू फाइल बनानी है, आप यहाँ पे आओगे, इस फाइल को बना दोगे। ठीक है, आपने इसको रीनेम करना है, आप इसको रीनेम कर लोगे। आपने इसको कट करना है, कॉपी करना है, आप सारी चीज़ें ग्राफिकली देख के वो कर सकते हो। आप लिनक्स के अंदर भी ये कर सकते हो, लेकिन बिकॉज हमने टर्मिनल के थ्रू काम करना है, तो हम टर्मिनल के थ्रू कमांड्स देखेंगे डिफरेंट हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये कि हर डायरेक्टरी का एक स्पेसिफिक पाथ होता है कि हर डायरेक्टरी का एक एड्रेस है जिसके ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, अब जिस तरह विंडोज़ के ऊपर अभी हम व्यू के फोल्डर के अंदर, अगर आप इसको टॉप पे क्लिक करो तो आपके पास ये इसका एड्रेस है। ठीक है, इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी हर फोल्डर का एड्रेस होता है। राइट नाउ हमने डिस्कस जो करना है हमारी लैब के अंदर वो ये है कि लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज किस तरह स्ट्रक्चर की गई हुई है। अब पहली डायरेक्टरी जिसकी वो बात कर रहे हैं वो है कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है। सिंपल जुबान में सबसे टॉप लेवल पे जो डायरेक्टरी है, यानी कि सबसे टॉप लेवल पे जो फोल्डर है जिसके अंदर बाकी सारे फोल्डर्स होंगे, वो रूट डायरेक्टरी है। रूट का मतलब क्या है कि दरख्त की सबसे निचली सतह जिससे सब कुछ निकलता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारी बाकी चीज़ें हैं, जिसके अंदर बाकी सारे फोल्डर हैं। सो हम कह सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी सबसे टॉप लेवल फोल्डर है। इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं और इसके अंदर फिर बाकी सारे फोल्डर हैं। यानी कि मान के चल लेते हैं कि राइट नाउ मैं 3 फोल्डर के नाम लिख रहा हूँ, वैसे इससे ज़्यादा फोल्डर्स अवेलेबल हैं। सो डेव, बिन, लिब, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फोल्डर्स होते हैं। यानी कि रूट डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी है, यानी कि रूट डायरेक्टरी एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर ये 3 फोल्डर्स के अलावा और भी ज़्यादा फोल्डर्स हैं जो आपके पूरे सिस्टम को वो सारी फाइल्स या प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से वर्क करता है। आप इसको सिमिलर समझ सकते हो। रूट डायरेक्टरी विंडोज़ के अंदर आपकी लोकल डिस्क C है। अगर आप विंडोज़ के अंदर आओ, लोकल डिस्क C के अंदर जाओ, तो यहाँ पे आपके हर एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, इंक्लूडिंग विंडोज़ की फाइल्स जिसके ज़रिए आपका सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें लोकल डिस्क C के अंदर पड़ी होती हैं। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर ये सारी चीज़ें रूट की डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं। ओके, अब हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको रूट नहीं कहते, सिंपल स्लैश कहते हैं। अब आप सब लोग अपना विजुअल बॉक्स स्टार्ट कर लें और अपने उबंटू को बूट अप कर लें। पहला काम आपने क्या करना है, आपने डेस्कटॉप पे आना है, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है। क्योंकि हम डेस्कटॉप के अंदर ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका टर्मिनल
डेस्कटॉप के ऊपर ओपन हो जाएगा। हमने मेक श्योर करना है कि हम अपने टर्मिनल को रूट डायरेक्टरी के अंदर ओपन करें। तो हम क्या करेंगे, अपनी डायरेक्टरीज को चेंज करेंगे। हम टर्मिनल के थ्रू डेस्कटॉप से रूट के फोल्डर की तरफ ट्रैवल करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं, सीडी कमांड से। सीडी कमांड का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी। हम अभी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में, हम चेंज करके डायरेक्टरी को जाना चाहते हैं रूट की डायरेक्टरी में। सो सिंपली हम लिखेंगे सीडी फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश क्यों, क्योंकि रूट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो सिंपल फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे और PWD लिखोगे तो यहाँ पे स्लैश आपको शो कर देगा। स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, और PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपको शो करता है कि राइट नाउ आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए हो। तो हम अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब नेक्स्ट, जैसे ही हम LS को दबाएंगे, अब LS का मतलब क्या है, लिस्ट करना, फाइल्स को लिस्ट करना, डायरेक्टरीज को लिस्ट करना। इससे सिंपली हम देख रहे होते हैं कि आपकी जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो, प्रेजेंट डायरेक्टरी जो कि हमारे केस में रूट है, इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, राइट। जैसे ही आप LS को टाइप करके एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो डिफरेंट फोल्डर्स हैं जो दिखा रहा है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास बिन का फोल्डर है, कोई CD रोम का फोल्डर है, ETC का फोल्डर है, लिब का है, lib64 है, lib32 है, मीडिया है। अब अगर आप अपनी बुकिश मटेरियल को ओपन करोगे ना, ये सारे वो फोल्डर हैं जो रूट डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सारे फोल्डर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि इनके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं। लेकिन राइट नाउ हम जो बात करें वो ये है कि रूट डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी है, एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर वो सारे बाकी फोल्डर्स आते हैं जो कलेक्टिवली वर्क करके आपकी उबंटू को, आपके लिनक्स को एक काम करने की हालत में रख रहे हैं। आपके प्रोग्राम्स की सारी फाइल्स, आपके बूट सिस्टम की सारी फाइल्स, सब कुछ इन फोल्डर्स में है, और ये सारे फोल्डर्स अल्टीमेटली रूट डायरेक्टरी के अंदर है, रूट फोल्डर के अंदर। सो रूट फोल्डर का समराइज्ड वे में काम क्या है, ये सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी है, और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर वो बाकी सारी डायरेक्टरीज हैं, वो बाकी सारे फोल्डर्स हैं जिनके अंदर आपके सारे प्रोग्राम्स की फाइल्स हैं। और विंडोज के केस के अंदर अगर आपने कंपेयर करना है तो रूट डायरेक्टरी आपकी विंडोज की लोकल डिस्क C के इक्वल है। ओके, सो सिंपली रियल लाइफ सिनेरियो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गेट है, अगर इसको आप ओपन करोगे तो आपको बाकी सारे रूम्स के दरवाजे नजर आएंगे। सो अगर रूट डायरेक्टरी को हम ओपन करते हैं तो हमें नजर आता है कि हमारे पास डिफरेंट दरवाजे हैं। इनको ओपन करके हम डिफरेंट रूम्स के अंदर जा सकते हैं और अपनी डिफरेंट फाइल्स को या प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बिन का फोल्डर क्या होता है, राइट। अब बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारे यूजर के एसेंशियल प्रोग्राम्स हैं जो उसने इंस्टॉल किए हुए हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं बिन के अंदर, अगेन हम अपनी रूट की डायरेक्टरी से बिन की डायरेक्टरी में जाना चाह रहे हैं तो हम CD का यूज करेंगे, CD bin। अब हम बिन की डायरेक्टरी के अंदर आ गए और हमें वो यहाँ पे इसका पाथ दिखा रहा है कि राइट नाउ आप स्लैश बिन की डायरेक्टरी के अंदर। स्लैश क्यों, रूट के अंदर बिन है, राइट। तो स्लैश बिन, अगेन ये पाथ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम LS करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट वो सारे प्रोग्राम्स की फाइल्स या फोल्डर्स नजर आ रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक्स विंडोज मैनेजर की, ये विंडोज मैनेजर ये वो सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से विंडोज रन हो रही है। इसी तरीके से सेशन मैनेजर का मतलब होता है कि आपका एक सेशन अभी लॉगिन है, यानी कि अगर यूज़र अकाउंट है आपके कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर, लिनक्स के अंदर 2 से 3, तो वो उसको ये सेशन मैनेजर हैंडल करता है। जो टर्मिनल हमने ओपन किया है इसकी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर है। एक्सवेलैंड आपका वो सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से ग्राफिक्स के ड्राइवर्स आपको नज़र आते हैं। कैट एक वो सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट फाइल्स को रीड करने में हेल्प होती है। मैन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप डिफरेंट कमांड्स की मैनुअल्स को पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे आपका फायरफॉक्स है, ये फायरफॉक्स भी यहीं पे अवेलेबल होगा, आपका अपडेट मैनेजर भी यहीं पे अवेलेबल है। अगर आप F के केस के अंदर आओ, यहाँ पे ढूंढोगे अगर आप, तो यू विल फाइंड के फायरफॉक्स भी आपको यहीं पे मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास फायरफॉक्स है, यानी कि ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर आपकी सारी प्रोग्राम्स, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स की फाइल्स मिल जाती हैं, ठीक है। वो फाइल सिस्टम की भी हो सकती हैं
वो फाइल आपकी वो भी हो सकती है जो आपने यूजर ने खुद इंस्टॉल की, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि बूट डायरेक्टरी का क्या काम है, इसके अंदर किस तरह की फाइल्स होती हैं। सो अगेन अब अपने टर्मिनल पे आओगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर कर देते हैं। राइट नाउ हम बिन डायरेक्टरी के अंदर है, हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, बिन। अगर मुझे बिन से जाना है बूट की तरफ तो मैं अगेन cd का यूज करूंगा, चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा /boot। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह बूट के फोल्डर में जा सकते हो, बिल्कुल वैलिड है। दूसरा तरीका ये है कि मान के चलते हो मैं दोबारा /bin पे जाता हूं, और क्योंकि बिन रूट के अंदर है तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि मैं रूट में वापस जाऊं और फिर अंदर आऊं अपने बूट के फोल्डर पे। यानी कि अगर मैं बिन में हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं रूट के अंदर वापस जाऊं, यानी कि एक फोल्डर ऊपर ट्रैवल करूं, और फिर मान के चलते हैं हमारा बूट भी जो है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर है, तो फिर मैं अगेन बूट के अंदर चले जाऊं, ठीक है। सो ये करने के लिए आप क्या करोगे, cd डॉट डॉट, 2 डॉट। अब इससे क्या होता है कि आप एक फोल्डर ऊपर ट्रैवल करते हो, एक फोल्डर ऊपर जाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा, रूट की डायरेक्टरी आ जाएगी। फिर हम अगेन जा सकते हैं रूट cd बूट करके बूट के फोल्डर के अंदर, राइट। सो इसको भी क्लियर करते हैं और बूट के अंदर देखते हैं अब हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। अगेन बूट के अंदर वो सारी फाइल्स हैं, उन सारे लोडर्स की फाइल्स हैं या कर्नल्स की फाइल्स हैं जिसकी वजह से आपका लिनक्स का सिस्टम बूट होता है, ठीक है। बूट होने का मतलब क्या है कि आप अपने कंप्यूटर को पावर ऑन कर रहे हो, आपको एक लोडर नजर आता है जिसको यूजुअली आप ग्रब का लोडर कहते हो, और ये ग्रब का लोडर बेसिकली ये शो करता है कि आप कौन सा सिस्टम को लोड करना चाहते हो। अगर आपके कंप्यूटर में स्पेशली अगर ड्यूल बूट हुआ है, ड्यूल बूट कहते हो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज भी इंस्टॉल्ड है और उबंटू भी इंस्टॉल्ड है, तो एक ग्रब लोडर आता है, वो आपको पूछता है आपसे कि आपने कौन से सिस्टम के अंदर लोड करना है, बूट कौन से सिस्टम को करना है, तो वहां पे आप बताते हो कि आपने उबंटू को लोड करना है। जैसे ही आप उबंटू को लोड करोगे फिर आपकी डिफरेंट फाइल्स मजीद इसके अंदर से रन होती है, जैसे कि वीएम लिनक्स, ठीक है। ये आपकी कर्नल की फाइल होती है। कर्नल्स को आप अपने लिनक्स के अंदर डिफरेंट कर्नल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। कर्नल क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेनली बहुत लो लेवल स्पेक्स को हैंडल करता है। लो लेवल स्पेक्स से मुराद है कि आपकी सीपीयू को हैंडल करेगा, उसमें रीड एंड राइट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, या फिर आपके रैम वगैरह को हैंडल करता है कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, राइट। वेरी वेरी लो लेवल डिटेल्स। आप रियल वर्ल्ड के अंदर इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपने अपने पीसी को स्टार्ट किया है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की सिलेक्शन की स्क्रीन के अंदर आपको ग्रब शो हो रहा है। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, यानी कि विंडोज भी और उबंटू भी, तो एक लोडर स्क्रीन आती है जो आपसे पूछती है कि आपने उबंटू के अंदर लोड करना है या विंडोज के अंदर लोड करना है, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो ना। सो ये आपका था बूट का फोल्डर। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सीडी रोम फोल्डर। सीडी रोम जैसे उसका नाम है, पुराने टाइम पे पहले वक्तों में आप सीडी रोम का यूज करके मीडिया को देखते थे या इस तरह की सारी चीजें करते थे, इवन कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी से इंस्टॉल करते थे, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल सिस्टम के स्टैंडर्ड के अंदर सीडी रोम की डायरेक्टरी नहीं आती, लेकिन स्टिल लिनक्स के अंदर ये है। अगर आप कोई भी पुराना कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो जिसके अंदर सीडी रोम का एक्सेस आपको चाहिए, तो ये वाला फोल्डर यूज होता है। अगेन इसके अंदर जाने के लिए आप लिखोगे cd/cd रोम और आप cd रोम में आ जाओगे। इसके अंदर अगर आप लिस्ट करोगे तो राइट नाउ एम्प्टी चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कोई भी डिस्क को इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। सीडी क्या होती है, हमारे पास एक फिजिकल डिस्क होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करूंगा अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो तब ही मुझे शो होगी, अदरवाइज वो शो नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डेव डायरेक्टरी के बारे में। अब जैसे कि इसका नाम वाजे हो रहा है, डेव का मतलब है डिवाइसेस, डेव का मतलब डेवलपर नहीं है, डेव का मतलब है डिवाइसेस। अब ये वो पाथ है, ये वो डायरेक्टरी है, ये वो फोल्डर है जिसके अंदर आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? आपकी इनपुट डिवाइसेस, आपकी आउटपुट डिवाइसेस, आपके वो डिवाइसेस जो परमानेंटली फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम आप कनेक्ट रखते हो अपने कंप्यूटर के साथ, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, आपकी माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। ये सारी वो डिवाइसेस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपकी डेव डायरेक्टरी के अंदर होगी। सो आपने इसके लिए एक काम करना है,
एक तो आपने जाना है cd dev करके /dev करके dev डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर आपने चीज़ें लिस्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, हम इसकी बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है, यहाँ पे SD1 to 5 इवन SDA भी, ये सारी आपकी होती हैं आपकी वो डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव SD1 to 3। अब यहाँ पे हमें वो CPU दिखा रहा है, वो सारे हार्ड ड्राइव के कंपोनेंट्स दिखा रहा है जो जुड़े हुए हैं फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम, आपके कनेक्टेड हैं पीसी के साथ। इसी तरीके से आपको ये बस दिखा रहा है, ये भी आपके मदरबोर्ड का पार्ट है। और लेट्स से आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नेट का जो पार्ट है वो दिखा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, डीवीडी की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, सीपीयू की, कोर की, कंसोल की, सीडी रोम की, इनपुट डिवाइसेस की यानी कि माउस और कीबोर्ड वगैरह की। बेसिकली जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी सारी की सारी डिवाइस फाइल्स के अंदर होगी। अब जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं SDA1 2 और 5, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये हार्ड ड्राइव की फाइल्स हैं, मान के नहीं चल रही, ये है ही हार्ड ड्राइव की फाइल्स हैं। अगर आपने कंफर्म करना है तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च पे आके डिस्क को सर्च करें, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 3 फाइल्स हैं हमारी ubuntu के अंदर, 1 फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल, यानी कि 3 पार्टीशन है हमारी हार्ड ड्राइव की। हमारी जो पहली पार्टीशन है उसका पाथ है dev/SDA1, यानी कि SDA1 की बात हो रही है, और वो ये कह रहा है कि ये वो ड्राइव है जिसके अंदर आपका ubuntu इंस्टॉल्ड है। फिर हमारे पास 26 GB की एक दूसरी ड्राइव है SDA2, और फिर 26 GB की एक तीसरी ड्राइव है SDA5। ठीक है, तो ये 3 ड्राइव्स हैं जो हमारे ubuntu को अभी कलेक्टिवली हार्ड ड्राइव के तौर पे यूज होकर रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है ETC डायरेक्टरी के बारे में। अब ETC डायरेक्टरी क्या है? सिंपली आपकी सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सारी की सारी ETC डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कंप्यूटर पे जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं उन सब प्रोग्राम्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई ना कोई फाइल अवेलेबल है, यानी कि उनकी सेटिंग सेव करने के लिए ये सारी की सारी फाइल्स आपको ETC डायरेक्टरी के अंदर नज़र आती हैं। सो अगेन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा /ETC डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे लिस्ट अगर आप करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स की डिफरेंट फाइल्स नज़र आ जाती हैं। ठीक है, आप मान के चलते हैं कि जिस तरह यहाँ पे इसने कहा हुआ है एग्जाम्पल में ETC होस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको होस्ट नाम की भी एक फाइल नज़र आएगी, और यहाँ पे अगर आप आ जाते ना होस्ट, ये है host.config, होस्ट आईडी, होस्ट नेम और होस्ट्स। अगर आपने इसके अंदर जाना हो या इसको रीड करना हो तो सिंपली आप 2 काम कर सकते हो। ETC के अंदर ही हो आप cat hosts, तो आपको यहाँ पे आपके डिफरेंट होस्ट जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी IP एड्रेस मिल जाती है, यानी कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो IP एड्रेस है जो आप यूज़ करते हो वो है 127001। ठीक है, ये आपने पिछली असाइनमेंट के अंदर भी अगर आपने की हो IT601B की, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि आपका डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट का एड्रेस जो है वो ये होता है। अब इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि इसको एडिट करने के लिए आप क्या करोगे, sudo nano और होस्ट्स आपकी फाइल का नेम, राइट, सो 2211। इसके अंदर आप आ गए, यहाँ पे आपने इसको जैसे चेंज करना है आप करके बाहर जा सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नैनो क्या है, कि कमांड का मतलब क्या है। नैनो कुछ नहीं है, नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है। जैसे आपके विंडोज़ के अंदर नोटपैड होता है वैसे ही लिनक्स के अंदर, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट विम होता है, विम का अगर आपने नाम सुना है, विम है, न्यू विम है, इसमें और भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको नैनो और विम मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी। अब जैसे कि इसका नाम वाजे है, जितने भी यूज़र्स होते हैं, जितने भी इंसान होते हैं वो होम के अंदर होते हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर आपके हर यूज़र का एक पर्सनल फोल्डर अवेलेबल होता है। यूज़र क्या होता है? अब अगर आप लिनक्स के अंदर, ubuntu के अंदर अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हो और यूज़र अकाउंट्स के अंदर जाते हो नीचे यूज़र्स के अंदर, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि मेरे पास 2 यूज़र है, एक vuni और एक view नाम का। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि होम डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास 2 फोल्डर होने चाहिए, एक vuni के लिए और एक view के लिए, और इन फर्दर फोल्डर्स के अंदर हर दोनों यूज़र्स की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, यानी कि view uni की अपनी फाइल्स होंगी, view की अपनी फाइल्स होंगी, राइट। सो cd
/home लिस्ट करता हूँ अगर, तो मुझे दो फोल्डर नजर आ रहे हैं, दो पर्सनलाइज फोल्डर, दो यूजर अकाउंट्स। एक यूजर है हमारा व्यू, एक यूजर है हमारा व्यू यूनी। अगर मैं cd करता हूँ व्यू के अंदर और ls करता हूँ तो मुझे वो सिर्फ व्यू के डाउनलोड्स के बारे में बताता है। सो मान के चलते हैं कि राइट नाउ अभी मैं किसके अंदर लॉग इन हूँ, अभी की बात करते हैं। राइट नाउ मैं व्यू यूनी के अंदर लॉग इन हूँ, राइट। सो इसको हम एक फोल्डर पीछे आते हैं, cd करते हैं व्यू यूनी के अंदर, और अगर ls करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारे व्यू यूनी के फोल्डर के अंदर स्पेसिफिक यूज़र के डेस्कटॉप की बात की जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स की बात की जा सकती है, डाउनलोड्स की बात की जा सकती है। हमें पता है कि हमारे व्यू यूनी के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर IT601P2 नाम का एक फोल्डर है, तो क्यों ना हम डेस्कटॉप के अंदर जाएं और लिस्ट करें। तो यहाँ पे हमें IT601P2 का फोल्डर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे होम के अंदर हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन का एक फोल्डर है, और उसके अंदर फिर हम उस फोल्डर के बारे में, उस यूज़र के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं कि उस यूज़र के डेस्कटॉप पे क्या है, उस यूज़र के डाउनलोड के फोल्डर के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट। सो अगर मुझे ls करना हो व्यू के अंदर और उसके डेस्कटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक फोल्डर है IT601P2 नाम का, ठीक है। सो अगर मैं जाता हूं यहां से यूजर को स्विच करता हूं और व्यू के अंदर जाते हैं हम, तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर IT601P2 नाम का फोल्डर यहां पे भी होना चाहिए। हमने बनाया नहीं है, पहले से ही है। ओके, सो दिस इज टेकिंग अ लिटिल टाइम। तो यहाँ पे हमें IT601P2 का फोल्डर नजर आ गया, ठीक है। अब हम वापस स्विच कर लेते हैं अपनी उस डायरेक्टरी के अंदर। अब जो हमने मेन मकसद निकाला है, होम डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, आपके पर्सनल यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए पर्सनलाइज्ड फोल्डर्स होते हैं। यानी कि अगर आपके लिनक्स के सिस्टम के अंदर दो यूजर हैं, इब्शाम नाम का और अब्दुल्ला नाम का, तो होम डायरेक्टरी के अंदर आपके पास दो फोल्डर होंगे, एक इब्शाम नाम का, एक अब्दुल्ला नाम का। इब्शाम नाम के फोल्डर के अंदर इब्शाम के सारे स्टोरेज की इंफॉर्मेशन होगी कि इब्शाम के डाउनलोड्स में क्या है, डेस्कटॉप पे क्या है, और अब्दुल्ला के फोल्डर के अंदर अब्दुल्ला की इंफॉर्मेशन होगी कि अब्दुल्ला के डेस्कटॉप में क्या है, अब्दुल्ला के डाउनलोड्स के अंदर क्या है, या उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या है। अब नेक्स्ट, आप जब भी अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, फॉर इंस्टेंस आप फायरफॉक्स को इंस्टॉल करते हो, अब फायरफॉक्स बिला वजह आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं चल सकता। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर पे होना लाजमी है इंस्टॉल्ड, या आपके कंप्यूटर पे होनी चाहिए। वो अगर है तो आपके कंप्यूटर के अंदर फायरफॉक्स वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये जो फाइल्स होती हैं इनको आप कहते हो लाइब्रेरी फाइल्स। ये सारी की सारी लाइब्रेरी फाइल्स आपके लिब फोल्डर के अंदर होती हैं, लिब डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। सो लिब डायरेक्टरी का मतलब क्या है, लाइब्रेरी डायरेक्टरी। यहाँ पे वो सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो किसी भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से चलाने के लिए काम आती हैं। अब अगर आप में से कोई भी वेब डेवलपमेंट जानता है या कोई भी रिलेटिवली कभी भी उसने प्रोग्रामिंग की हो, तो आपको पता होगा कि अगर फॉर इंस्टेंस हमने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं, अगर आप नोड जेएस के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो रिएक्ट जेएस को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो सिर्फ रिएक्ट जेएस इंस्टॉल नहीं होता, इसके साथ रिएक्ट का राउटर भी इंस्टॉल होता है, इसके साथ रिएक्ट क्यूरी भी इंस्टॉल होती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिएक्ट जेएस को चाहिए मुकम्मल तौर पे अपने पूरे एनवायरनमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। अगर आप राउटर इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपकी राउटिंग नहीं होगी, क्यूरी इंस्टॉल नहीं करोगे तो मे भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, उस प्रोग्राम को भी मुकम्मल तौर पे चलने के लिए कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है। वो लाइब्रेरीज आपके लिब फोल्डर के ऊपर पड़ी होती हैं। अगर हम आप अपने वापस आते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर, आपने टर्मिनल को ओपन करना है, cd करें अपनी /lib लाइब्रेरी के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो आपके प्रोग्राम्स हमने पहले बात की कहाँ पे स्टोर होते हैं। आपके प्रोग्राम सारे के सारे स्टोर होते हैं बिन लाइब्रेरी के अंदर, राइट। सो लिब के अंदर अगर हम ls करते हैं
तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आएंगे, जिसके अंदर अगर आप जाओगे तो डिफरेंट आगे आपको फाइल्स नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है DPKG, ये एक आपका पैकेज मैनेजर है जिसके ज़रिए आप इंस्टॉल कर सकते हो मैनुअली चीज़ों को। अब जिस तरह यहाँ पे ये फायरफॉक्स कह रहा है, फायरफॉक्स के एड ऑन कह रहा है, ये इस लाइब्रेरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर फायरफॉक्स की वो सारी लाइब्रेरीज होंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं फायरफॉक्स के लिए। इसी तरीके से CPP C++, इस फोल्डर के अंदर या इस फाइल के अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन या वो फाइल्स होंगी जो C++ को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली पाइथन की लाइब्रेरीज है इसके अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जिसको आप कहते हो लैंग्वेज के अंदर। स्नैपडी है, स्नैपडी क्या है, ये भी एक पैकेज मैनेजर है उबंटू का, जिसके अंदर आप, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसकी भी सारी लाइब्रेरीज इसको अच्छे तरीके से काम करने के लिए यहाँ लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। अब दो चीज़ें जो आपने याद रखी है, बिन फोल्डर जो था उसके अंदर आपके इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, और इन प्रोग्राम्स को जो शेयर्ड लाइब्रेरीज चाहिए वो शेयर्ड लाइब्रेरीज कहां पे होंगी, आपके लिब के फोल्डर के अंदर, ठीक है, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। तो लाइब्रेरी फोल्डर बेसिकली क्या करता है, अपनी लाइब्रेरीज को बिन के प्रोग्राम्स के साथ शेयर करता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। सो होल्ड्स द एसेंशियल लाइब्रेरीज नीडेड बाय द प्रोग्राम इन बिन एंड SBin। अब SBin क्या होती है, हमने बिन के बारे में बात की है, SBin के बारे में हम बाद में बात करेंगे। SBin का सिंपल मतलब ये है कि सिस्टम एडमिन बिन, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम की जो एसेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो होते हैं यूजर प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स जो यूजर खुद इंस्टॉल करता है वो तो जाते हैं बिन के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल रीस्टार्ट का प्रोग्राम, रीबूट का प्रोग्राम, पावर ऑफ करने का प्रोग्राम, ये सारे के सारे जो फंक्शंस आप यूज करते हो सिस्टम के अंदर, ये सारे SBin के अंदर पड़े होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि libcsO6, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम यूज करते हैं, यानी कि फायरफॉक्स भी, CPP भी, पाइथन भी, ये सारे ये वाले प्रोग्राम को यूज करते ही करते हैं। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है लॉस्ट प्लस फाउंड डायरेक्टरी के बारे में। अब मान के चलते हैं पाकिस्तान के अंदर आप काम कर रहे हो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर और आपकी लाइट चले जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट को जो आपने इतनी मेहनत की थी, मान के चलो आपने सेव नहीं किया, लेकिन आजकल क्या होता है, फॉर सम रीजंस अगर आप दोबारा से कंप्यूटर को ओपन करते हो ना और अपने वर्ड को ओपन करोगे तो आपको वो बताता है, आपसे पूछता है कि आपकी कुछ फाइल्स थी जो रिकवर्ड एक पाथ के अंदर पड़ी हुई है, आपने पिछली दफ़ा अपना काम सेव नहीं किया था लेकिन टेम्परेरी वो चीज़ें सेव्ड हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, मेनली आप जब भी काम कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, जो भी आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, आपकी कोई भी चीज़ ओपन हुई होती है और अचानक से आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आपकी सारा का सारा वो डेटा एक पाथ के अंदर स्टोर हो रहा होता है। लिनक्स के अंदर आप उस पाथ को कहते हो लॉस्ट प्लस फाउंड पाथ, विंडोज़ के अंदर आप उस पाथ को कहते हो /temp, यानी कि टेम्परेरी वो फाइल्स हैं जो स्टोर की गई हैं आपके सिस्टम क्रैश की वजह से। फिर आप जब सिस्टम दोबारा से बूटअप करते हो तो आपका सिस्टम आपको या तो दोबारा ही उस स्टेट पे ले जाता है, या तो अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर आप काम कर रहे हो तो उस प्रोग्राम को अगर आप ओपन करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आप कुछ काम कर रहे थे प्रीवियस स्टेट के अंदर, वो काम सारा रिकवर करना है या नहीं करना, तो आप उसको वहाँ से रिकवर करते हो। जब आप रिकवर करते हो उसको, तो आपका प्रोग्राम स्पेसिफिकली इन पाथ्स के अंदर जाता है, उस डेटा को उठाता है, उस सेशन के डेटा को, और उस डेटा को रिकवर कर लेता है। तो इस डायरेक्टरी का काम सिंपली ये है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो ड्यूरिंग क्रैश से पहले जो एक्टिव आपका डेटा था उसको ये टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है, ताकि आप उस डेटा को रिकवर कर सको। डिस्कस करना है मीडिया डायरेक्टरी के बारे में। मीडिया डायरेक्टरी, जैसे इसका नाम वाजे हो रहा है, सारे रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस जो भी आप कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप USB कनेक्ट करते हो तो उस USB का डेटा, उस USB का एक्सेस पॉइंट आपको ये मीडिया प्रोवाइड करती है। सो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ मीडिया के अंदर और LS करता हूँ तो यहाँ पे वो पहले तो पूछ रहा है कि आपने कौन से यूज़र के मीडियाज़ को एक्सेस करना है। तो यहाँ से अगर आप जाते हो VUni के अंदर, जिसके अंदर मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, और LS करते हो तो वो कह रहा है कि आपके पास, क्योंकि हम ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर रन कर रहे हैं, तो वो बता रहा है कि वर्चुअल बॉक्स की CD एक कनेक्टेड है,
रिमूवेबल डिस्क जो एक कनेक्टेड है, अब वो है ये, ठीक है। अगर अब इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ वर्चुअल बॉक्स को, तो ये सीडी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से ये चला जाएगा। बट द पॉइंट इज़ ये कि कोई भी यूएसबी की आप ड्राइव इसके साथ कनेक्ट करो, कोई भी ऐसी चीज़ जो रिमूवेबल डिवाइस है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इसके साथ कनेक्ट करो, वो सारी चीज़ें आपको मीडिया के पाथ के अंदर शो होगी। सो अगर मैं राइट एग्जैक्टली अगर नया टर्मिनल कोई ओपन करके दोबारा से इस पाथ पे सीडी करता हूँ और एलएस करता हूँ, तो मेरे पास मेरी ये वाली सीडी मुझे शो हो रही है कि ये मेरी रिमूवेबल सीडी है, और इसका डेटा मुझे मेरे मीडिया स्लैश व्यू यूनी स्लैश इधर नज़र आएगा। आप इसके अंदर भी सीडी कर सकते हो, बिकॉज अगेन सीडी इज़ अगेन अ फोल्डर, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमें डिफरेंट हमारी फाइल्स नज़र आएंगी। ये कौन सी है? ये यही वाला फोल्डर है जो ये हमें नज़र आ रहा है, सर्ट NT3X एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप जाओगे सर्ट NT3X OS2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके बाद हमारे पास है माउंट डायरेक्टरी। MNT का मतलब है माउंट। अब ये माउंट क्या है? माउंट एक आपको वो पॉइंट है जो आपको एक्सेस देता है किसी जगह पे जाने का। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने USB कनेक्ट की, तो इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने USB कनेक्ट की, तो USB का मेरा एक डिफ़ॉल्ट पाथ था जहाँ पे वो माउंट हुई। मैंने USB कनेक्ट की और मेरी USB माउंट हो गई मीडिया स्लैश USB पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि USB एक रिमूवेबल डिवाइस है। अब इस पाथ से मैं अपनी USB के डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन आप एक और काम भी कर सकते हो जिससे आप टेम्पररी पाथ बना सकते हो, सिंपल वर्ड्स में। अब ये काम सिंपल जो यूज़र्स होते हैं, लोकल यूज़र, वो नहीं करते, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ रिपेयर करनी है, या लेट्स से फॉर इंस्टेंस उनकी हार्ड ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एक टेम्पररी माउंट पॉइंट बना के अपनी चीज़ों को रिपेयर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी USB को मुझे माउंट करना है इस पाथ से, इब्शाम USB के नाम से। अगर मैं ये पाथ बना देता हूँ टेम्पररी, तो फिर मैं अपनी USB को डेटा को इस पाथ से भी एक्सेस कर पाऊंगा। सिंपली मेरी USB, ये तो डिफ़ॉल्ट पाथ है राइट, लेकिन फिर इस पाथ पे भी माउंट हो जाएगी। ये सिंपल इसका मतलब है। तो यूज्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू टेम्पररी माउंट ड्राइव्स, USB drives, any kind of drives. Mount a Windows partition at MNT Windows. MNT आपकी डायरेक्टरी का नाम है, और इसके अंदर आप फिर फोल्डर्स को क्रिएट करते हो जहाँ पे आपको जाके डिफरेंट ड्राइव्स का डेटा देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट OPT डायरेक्टरी। OPT का मतलब है ऑप्शनल। यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम्स आएंगे जो आपके लिनक्स के फोल्डर स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके इंस्टॉल इस तरह होते हैं कि वो लिनक्स की डायरेक्टरी हायरार्की को सपोर्ट नहीं करते, वो सारे के सारे आपके ऑप्शनल फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं, CD/OPT क्लियर LS। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्चुअल बॉक्स की जो गेस्ट एडिशंस है, यहाँ से अगर आप डिवाइसेस पे जाओ तो यहाँ पे गेस्ट एडिशन नाम की आप एक चीज़ को इंस्टॉल करते हो। अब ये आपको क्या फ़ायदा क्या देती है? आप डायरेक्टली विंडोज़ से वर्चुअल बॉक्स के अंदर चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया था, ये लिनक्स की डायरेक्टरी को सपोर्ट नहीं करता, तो इस वजह से हमने इसको ऑप्शनल डायरेक्टरी के अंदर रख लिया कि ये हमारा एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, राइट। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोग्राम्स जो आपके लिनक्स के स्टैंडर्ड हायरार्की फोल्डर स्ट्रक्चर को नहीं सपोर्ट करते, वो सारे के सारे ऑप्शनल में चले जाते हैं। अब प्रॉक डायरेक्टरी क्या होती है? आपके सिस्टम की जितनी इंफॉर्मेशन वाली फाइल्स होती हैं वो सारी प्रॉक के अंदर पड़ी होती हैं। प्रॉक का मतलब है प्रोसेस। CD/proc LS करते हैं, तो ये आपको बेसिकली ये जो 1 2 3 4 5 6 नज़र आए, ये आपकी प्रोसेस IDs हैं। अगर आपको ये प्रोसेस IDs देखनी है कि इनसे मतलब क्या है, तो आप सिस्टम मॉनिटर एक आपकी ऐप आती है, इसके अंदर जाओ, ये सारी आपकी प्रोसेस IDs ये यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट जो यूज़ हो रही हैं। अब मान के चलते हैं कि हमें जाना है, हम यहाँ पे अगर ID पे क्लिक करते हैं ना, तो सब पे टॉप पे हमें यूज़ हो रही है हमारी 9943 गिनोम सिस्टम मॉनिटर, यानी कि इसी प्रोसेस की जो ID है वो है 99443। तो इसको एक दफ़ा दोबारा से ओपन करते हैं
और यहाँ पे देखते हैं 9943 कहाँ पे है। 99999943, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस एक्टिवली रन हो रहा है उसकी सारी की सारी फाइल्स, उसके सारे के सारे फोल्डर्स हमें प्रोसेस डायरेक्टरी के अंदर नज़र आते हैं। सो अगर हम, आई थिंक ये फोल्डर है, सीडी करते हैं 9943 के अंदर, तो इसके अंदर ls अगर करते हो तो आपको डिफरेंट ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अब ये क्या है, हमने सिंपली ये वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है इसके फोल्डर के अंदर एंटर कर लिया और इसकी फाइल्स को अब हम देख सकते हैं, डिफरेंट जो भी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट। सो इसके अलावा कौन सी फाइल है जो हम ओपन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल CPU इन्फो, ये फाइल है कैट CPU इन्फो, ओके। सो ये एक छोटी सी फाइल है जिसके अंदर हमें सिंपली हमारे प्रोसेसर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बताई गई है। सो प्रोसेसर जो है हमारा इंटेल का है, उसके 6 कोर हैं, मॉडल 52 है, 3rd जनरेशन प्रोसेसर है एंड ऑल दैट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें CPU इन्फो की फाइल के अंदर है। कीप दिस इन माइंड, जब भी आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो आपने कैट का यूज़ करना है, कैट CPU इन्फो। जिस तरह हमने एक फाइल ओपन की, अगर आपने फोल्डर को ओपन करना है तो CD का यूज़ करना है, फोल्डर या डायरेक्टरी को अगर ओपन करना है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है रूट डायरेक्टरी के बारे में। अब ये रूट और ऊपर वाली जो रूट डायरेक्टरी है इसमें फ़र्क है, ठीक है। जो ये वाली रूट डायरेक्टरी है इसको कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है और ये बेसिकली सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी है। जो नीचे वाली रूट डायरेक्टरी है /रूट डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी सिर्फ और सिर्फ रूट यूज़र एक्सेस कर सकता है, यानी कि एडमिन एक्सेस कर सकता है अगर वो लॉग्ड इन है। अब लॉग्ड इन होने से क्या मतलब है, और एडमिन कहाँ पे है, हमें तो नहीं ना पता एडमिन कहाँ पे है। आपके लिनक्स के अंदर हमेशा आपके पास एक रूट यूज़र होता है, ठीक है। उस रूट यूज़र का पासवर्ड वगैरह भी आप खुद ही सेट करते हो, बस आपको लॉगिन करना पड़ता है उसको। लॉगिन कैसे करते हो, अगर आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो टर्मिनल में sudo su, सुपर यूज़र कहते हैं इसको, एंटर करो तो आप रूट वर्चुअल बॉक्स के अंदर एंटर हो जाओगे। इससे पहले ये आपसे पासवर्ड भी मांगेगा तो आपको वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई थिंक अगर मैं दोबारा ओपन करूँगा टर्मिनल को तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और पासवर्ड दोगे तो आपका ये रूट का यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब आप इस रूट की डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं लॉगिन नहीं होता तो मैं इसको रूट की डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर पाता। अगर मैं आपको करके दिखाऊं cd/cd root, तो यहाँ पे आ रहा है परमिशन डिनाइड के, मुझे परमिशन नहीं है कि मैं इस फोल्डर के अंदर जा सकूं। लेकिन अगर मैं cd- में जाता हूँ रूट का होते हुए और अब मैं cd करता हूँ रूट के अंदर, तो अब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ उसे, ठीक है। ls करता हूँ तो इस रूट के फोल्डर के अंदर एक स्नैप नाम का फोल्डर है, इसके अंदर अगर जाता हूँ तो ls करता हूँ स्नैप स्टोर है। स्नैप स्टोर क्या है, हमारा ये वाला स्टोर, ठीक है, इसको आप स्नैप स्टोर कहते हो। सिंपली ls करूँगा तो अगेन स्नैप स्टोर है, स्नैप स्टोर ls करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट, अगेन वो प्रोसेस आईडीज दे रहा है आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा। तो अगेन इन प्रोसेस आईडीज को अगर मैं देखूंगा तो कोई ना कोई इवेंचुअली वो प्रोग्राम्स निकलेंगे और वो सारे प्रोग्राम्स आपके इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हैं, ओके। सो रूट डायरेक्टरी को जो स्पेसिफिकली लिखी हुई है रूट डायरेक्टरी को आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन हो। रूट यूज़र कैसे लॉग्ड इन होना है, आपने सिंपल लिखना है sudo su सुपर यूज़र और आप लॉगिन हो जाओगे। अगेन इसको एग्जिट कर देते हैं। अब जो भी रूट फोल्डर होता है उसकी फाइल सिर्फ और सिर्फ रूट यानी कि एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट /run डायरेक्टरी, आपकी एप्लीकेशन की जो रनिंग स्टेट की फाइल्स होती हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी फाइल्स आपकी /run डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। cd/run, अगर लिस्ट करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं। वो कह रहा है कि क्योंकि आप डिस्क का यूज़ कर रहे हो ना, राइट, आपका डिस्क की वजह से ही ये उबंटू चल रहा है।
उसके बाद आप कंसोल का यूज़ कर रहे हो, आपके नेटवर्क मैनेजर का यूज़ कर रहे हो, मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, स्नैपडी का आपने अभी यूज़ किया, स्नैपडी का इस वजह से भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सारे प्रोग्राम स्नैप से इंस्टॉल्ड हुए हुए हैं, और हमने सूडो का यूज़ किया। ये सारी चीज़ें जो हम एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, इसकी सारी रनिंग फाइल्स यहाँ हमारे रन फोल्डर के अंदर आ रही हैं, ठीक है। टेम्पररी फाइल्स एप्स यूज़ वाइल रनिंग, फिर प्रोसेस आईडी फाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अब मान के चलते हैं कि इसके अंदर हम जाते हैं हमारे स्नैपडी के अंदर, स्नैपडी के अंदर तो यहाँ परमिशन डिनाइड आ रहा है, तो अगेन सूडो SU अगर आप लिखोगे और CD स्नैपडी अगर करोगे तो अब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जहां पे भी आपको परमिशन डिनाइड होगी वहां पे आपने अपने सुपर यूजर के साथ जाना है, अंदर जा सकते हो, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो। नहीं तो सिंपल थ्योरेटिकली क्या है कि आपके /run पाथ के अंदर वो सारी टेम्पररी फाइल्स होंगी जो आपकी किसी भी प्रोग्राम की एक्टिव रनिंग के थ्रू यूज हो रही हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाती है बारी sbin की। हमने पहले देखा था bin होती है एक और दूसरी होती है sbin। bin और sbin को लाइब्रेरीज कौन देता है, /lib वाले फोल्डर। अब sbin क्या है, sbin आपका है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की bin। इसमें आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि वो प्रोग्राम्स जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करेगा, एक नॉर्मल यूज़र यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल रीबूट, पावर ऑफ, IP कन्फिग, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के प्रोग्राम्स, इस सब चीज़ों की जो फाइल्स हैं वो sbin के अंदर होंगी। तो CD sbin, इसको अगर आप ls करो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वो फाइल्स नज़र आएंगी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टरी है वो है SE लिनक्स डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी को आप एक हद तक ऑप्शनल डायरेक्टरी समझ सकते हो, इन अ सेंस कि ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में होती है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं होती। लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस में, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है कि ubuntu एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह फेडोरा एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये समझ सकते हो कि ये सारे लिनक्स के ही प्रोग्राम्स हैं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज ने अपने हिसाब से बनाए हैं। अब अगर रेड हैट है ना और फेडोरा है, इसके अंदर ये वाला आपको फाइल सिस्टम मिलता है, ठीक है। या ओपन सूजे अगर आप यूज़ करते हो उसके अंदर मिलता है। रिलेटिवली मोस्टली जो सी रेड हैट ने लिनक्स आपके बनाए हैं उसके अंदर आपको ये वाली डायरेक्टरी मिलती है, लेकिन फॉर सम रीजंस आपके उबंटू के अंदर या Debian के डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपको ये वाली डायरेक्टरी नहीं मिलती, तो हम उसको स्किप करेंगे। लेकिन थियोरेटिकली क्या होता है, आपकी ऐसी लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर सिक्योरिटी की सारी फाइल्स स्टोर्ड होती हैं। अब नेक्स्ट जो है SRV डायरेक्टरी, सर्विस डेटा डायरेक्टरी। अब अगर इसके अंदर हम CD करते हैं, अब SRV डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, आपकी वो सारी फाइल्स होती हैं जो एज अ सर्विसेज वर्क करने वाली होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब सर्वर को स्टार्ट करते हो, आप PHP के वेब सर्वर को बनाते हो, आप अपाचे के वेब सर्वर को बनाते हो, तो ये जो सारी फाइल्स कंज्यूम करेगा या जो सारा डेटा उसको चाहिए होगा या जो एक वेब सर्वर डेटा यूज़ करता है, वो सारी की सारी फाइल्स वो एक्सेस करता है SRV की डायरेक्टरी से। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टेम्प डायरेक्टरी के बारे में। अब टेम्प डायरेक्टरी क्या होती है, यहाँ पे एक इस तरह की फाइल्स स्टोर्ड होती हैं आपकी प्रोग्राम्स की जो थोड़े टाइम के लिए आती हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपके ब्राउज़र पे अगर आप कुकीज़ को या फिर आप अपने डिफरेंट डेटा को या वेबसाइट पर अगर जाते हो और वो वेबसाइट मान के चलते हैं आपका ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कैश कर रहा है। कैश करने का मतलब होता है कि आपका अगर आप अगेन उस वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे आप बार बार जा रहे हो तो आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली जो सेव्ड पेज है या सेव्ड जो डेटा है उसका वहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो सारी जो फाइल्स या वो सारा जो डेटा होता है जो कैश होता है या जो टेम्परेरी सेव होता है जब तक आप हिस्ट्री को डिलीट ना करते हो, वो सारा सेव होता है आपकी टेम्परेरी फाइल्स की डायरेक्टरी के, राइट। सो इसकी एग्जांपल यहाँ पे वो बता रहा है कि इंस्टॉलर ऑफन यूज दिस डायरेक्टरी टू अनपैक फाइल्स। अब इंस्टॉलर्स जो होते हैं, इंस्टॉलर यानी कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हो तो बाय द टाइम जब तक वो इंस्टॉल हो रहा होता है तो अपनी सारी की सारी जो इंस्टॉलेशन की फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे अनपैक कर रहा होता है इंस्टॉलर। जैसे ही आपका इंस्टॉलर इंस्टॉल कर देता प्रोग्राम को तो ये सारी अनपैक्ड फाइल्स जो होती हैं उसको वो डिलीट कर देता है टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर से। सिमिलरली हमारे पास एक यूज़र डायरेक्टरी है। यूज़र डायरेक्टरी के अंदर भी अगेन आपके पास
बिन डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर फिर उसके यूज़र इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। सो यूज़र डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, मोस्ट यूज़र एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरीज, वो एप्लीकेशंस जो यूज़र ने खुद इंस्टॉल की, ना कि वो जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल। ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो बिन के अंदर भी जाएंगी, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो बिन और यूज़र बिन के अंदर दोनों में जाएंगी। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं स्लैश यूज़र के अंदर और cd bin के अंदर जाते हैं, ls करते हैं, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट अगेन फाइल्स या फोल्डर्स नज़र आते हैं हमारे जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं उनके हिसाब से। अब अगर f के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास फायरफॉक्स है। ठीक है, और यही फायरफॉक्स हमारे स्लैश बिन के अंदर भी था, राइट। सो अगेन यूज़र डायरेक्टरी के अंदर आपको वो सारे प्रोग्राम्स नज़र आएंगे या उन सारे प्रोग्राम्स की फाइल्स या फोल्डर्स नज़र आएंगे जो यूज़र खुद इंस्टॉल करता है, ना कि वो जो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिनकी फाइल्स यूज़र स्लैश बिन के अंदर भी जाएंगी और स्लैश बिन के अंदर भी जाएंगी। और लास्ट डायरेक्टरी जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है वो है आपका वेरिएबल डायरेक्टरी, यानी कि इसके अंदर ऐसा डेटा होगा जो बार बार चेंज होता है, जो वेरी करता है टाइम टू टाइम। अब इसके अंदर आपके सिस्टम लॉग्स आ सकते हैं, आपके मेल्स आ सकते हैं, आपके बैकअप आ सकते हैं। बैकअप को आप बार बार चेंज करते हो। अब मान के चलते हैं आपके सिस्टम को आप बूट करते हो, अब वो कैसे हुआ था उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, वो फाइल आपको अवेलेबल नज़र आएगी वार डायरेक्टरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं cd var के अंदर, ls करते हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके बैकअप की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर जा सकते हो, क्रैश की डिटेल अगर देखनी है तो इसके अंदर जा सकते हो, लॉग देखना है तो इसके अंदर जा सकते हो। सो हम अगर लॉग के अंदर जाते हैं, ls करते हैं, तो यहाँ पे वो डिफरेंट आपको बता रहा है कि अगर ऑथ का लॉग देखना है तो ऐसे इसके अंदर जा सकते हो, बूट का लॉग देखना है तो इसको रीड कर सकते हो। सो बूट डॉट लॉग अगर हम जाते हैं तो परमिशन डिनाइड आ रहा है, अगेन रूट ही इसको एक्सेस कर सकता है, एक नॉर्मल यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो हम दोबारा से जाते हैं cat boot डॉट log, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो बूट हुआ था कंप्यूटर आपका वो इस तरह हुआ था। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन नहीं रीड कर सकता, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है। अगेन इसी तरीके से जैसे आपने बूट की इन्फॉर्मेशन देखी है वैसे ही आप अपने ग्राफिकल ड्राइवर मैनेजर की भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, GDM3 की। सो कैश, अब ये आई थिंक फोल्डर है cd GDM3 ls, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, तो राइट नाउ हमारा कोई भी GDM3 का लॉग इंस्टॉल नहीं है। वापस आते हैं और वैसे ही कोई ना कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, लेट्स से कर्नल का जो लॉग है हम वो ओपन कर लेते हैं। तो kern.log, क्योंकि ये फाइल है, फाइल को रीड करना है तो कैट के ज़रिए करना है, तो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके कर्नल की जो लास्ट टाइम जो आपके कर्नल जब लोड हुआ था तो वो इस तरह लोड हुआ था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसने इस तरह हमें दिखा दी है, राइट। अब ये थी हमारी लैब 1 का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको जितना भी हमने पढ़ा है इतना समझ आया होगा। आपका काम अब क्या है कि आपने अपने रीडिंग मटेरियल से बारी बारी चीज़ों को थियोरेटिकली एक दफ़ा रीड करना है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और जो चीज़ें हमने जैसे टर्मिनल में जाके परफॉर्म की है, आपने एक एक बार बस जाके उनको परफॉर्म करना है। आपने रूट डायरेक्टरी में जाना है और डिफरेंट फोल्डर्स या डिफरेंट डायरेक्टरीज को सर्च आउट करना है कि उनके अंदर क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब है, जैसे हमने समझाया, राइट। विद दैट्स इट, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।